नमस्कार, जय हिंद। मैं आलोक कुमार जैन अब एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ ब्रिज डिज़ाइन पर, डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस। जैसा कि मैंने नाम लिया डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मानो मैं आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा और ये एक बहुत ही हैक्टिक डिज़ाइन होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि इतना डिटेल डिज़ाइन मैं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नहीं बता सकता। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिससे जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो ब्रिज की डिज़ाइन को फील्ड में रहते हुए कम जानकारी के बाद भी जल्दी कर सकें और उसको ड्राइंग, एस्टिमेट, टेंडरिंग या प्रोसेस करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, कंस्ट्रक्शन करा सकें। और जो हमारी थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगा। मैं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता परिकल्प एवं शोध के पद पर गत 1 वर्ष से तैनात हूँ। लगभग 31 वर्ष का मेरा कार्यकाल सिंचाई विभाग का रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैंने 6 वर्ष डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे हैं, 17 वर्ष रिगोरस कंस्ट्रक्शन किया है, 3 वर्ष मेरा लगभग कार्यकाल रनिंग मेंटेनेंस के कार्यों का रहा है। इसके लिए मैंने इस बात पे बहुत ही आवश्यकता समझी कि ब्रिज डिज़ाइन का एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को छोटा सा उपलब्ध कराऊं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे सकें। क्योंकि कैनाल्स में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ब्रिज डिज़ाइन पर हैं। कि मेरे 6 वर्ष का जो मेरा परिकल्प डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकाल है, इसमें मैंने को लकीली आई गॉट वेरी गुड वर्क्स टू डिज़ाइन। प्रारंभ के 90 से 94 में जब मैं परिकल्प रुड़की में पदस्थापित था तो उस समय सोलानी एक्वेडक्ट का कार्य प्रगति पर था। बहुत ही टिपिकल प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर, उसका कार्य डिज़ाइन पर था। डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन बताना चाहूँगा कि उस समय कंसल्टेंट के रूप में मिस्टर A.S. आर्या अजमानी की बहुत सी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उनमें से A.S. आर्या हम लोगों को कंसल्टेंट के रूप में दिए गए थे। जहाँ भी हमको डाउट्स या कुछ परेशानी होती थी, वीकली या 15 दिनों में हम उनके पास जा करके उनको क्लियर करते थे। लगभग 12 वर्ष मैंने ललितपुर में राजघाट परियोजना पर काम किया। मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन का यह काम था। उस समय इसको भी चालू करने की बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धता थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इसमें मुख्य रूप से मैंने निचली राजघाट नहर पर कार्य किया। निचली राजघाट नहर में बहुत सारे साइफन्स थे, पक्के स्ट्रक्चर्स थे, ब्रिजेस थे। उनके निर्माण, उनका परिकल्पन, डिज़ाइन, ड्राइंग बनाना, ये सारा काम मैंने करा। सहायक अभियंता की हैसियत से मैंने ये कार्य करके अपने उच्च अधिकारियों को सौंपा। हाँ, ये सही है कि उस समय हमें उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग भी प्राप्त होता रहा। तब की मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उस समय 2 स्ट्रक्चर्स निचली राजघाट नहर पर थे। एक एक्वाडक्ट किलोमीटर 17 का था और एक एक्वाडक्ट किलोमीटर 4 का था। दोनों का फील्ड पर क्षेत्रीय अभियंता के रूप में हमने इसका डिज़ाइन किया। पहले एक्वाडक्ट का डिज़ाइन किया, उसके बाद CDD लखनऊ के मार्गदर्शन में हमने बैरल टाइप ड्रेनेज साइफन का निर्माण किया, इसका परिकल्पन किया। परिकल्पन करने के बाद में ड्राइंग और डिज़ाइन को हमने वेटिंग के लिए CDD लखनऊ भेजा। जब CDD लखनऊ में आया तो कतिपय मॉडिफिकेशन के साथ वो ड्राइंग्स इशू हुई और निचली राजघाट, उसी समय मुझे जाखलौन पंप नहर के भी कुछ कार्यों का कराने का मौका मिला। जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं, जाखलौन पंप नहर के हेड पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। डिज़ाइन, ड्राइंग और परिकल्पन से लेकर के कंस्ट्रक्शन का काम भी मेरे को उसे एज असिस्टेंट इंजीनियर करने का मौका मिला। ललितपुर के पुनः जब मैं लखनऊ में आया तो मुझे फिर लकीली बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स मिले। लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल मेरा CDD लखनऊ का रहा। उस समय पैरेलल देवबंद ब्रांच जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इसका डिज़ाइन का काम CDD लखनऊ में चल रहा था। तो इसमें काली नदी एक्वाडक्ट और सिला नदी एक्वाडक्ट, 2 एक्वाडक्ट्स का परिकल्पन का कार्य, का डिज़ाइन का कार्य CDD लखनऊ में प्रगति पर था। और फॉर्चुनेटली मुझे दोनों के डिज़ाइन और करने का मौका मिला। तो जो हमारी टीम थी, मैं अकेला नहीं था, हमेशा एक टीम काम करती है सहायक अभियंता के रूप में। हमारी भी एक टीम थी। इसमें फाउंडेशन से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर तक सारे पार्ट्स का या तो हम लोगों को डिज़ाइन करने का मौका मिला या किसी अन्य हमारे साथी ने डिज़ाइन किया तो उसके परिकल्पन को चेक करने का मौका मिला।
यहाँ बता दूं तत्कालीन अधिकारियों की कार्य करने की शैली कितनी अच्छी थी। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता श्री नथीमल थे हमारे, जो बहुत ही जानकार थे, बहुत ही होशियार थे। बियरिंग की डिज़ाइन की जब बात आई तो ये हुआ कि ये कार्य मैकेनिकल का है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि श्री नथीमल सर ने उस समय एज ऐसी अधीक्षण अभियंता रहते हुए बियरिंग का डिज़ाइन स्वयं किया और मुझसे कहा कि आप इसके डिज़ाइन को चेक करें। बताइए, एक अधीक्षण अभियंता की ड्राइंग को एक सहायक अभियंता ने चेक किया। पूछ के उनसे समझ करके मैंने उसको चेक किया और कार्य को हमने अंजाम दिया। इसके बाद थोड़ा सा मेरे को रनिंग में रहने का मौका मिला। जब मैं रनिंग में रहा तो रनिंग में भी मैंने ऐसी नहरों को जिसमें 7 या 8 किलोमीटर से नीचे पानी जाता ही नहीं था, निर्माण के जब अनुभव को मैंने वहाँ इस्तेमाल किया। सिल्ट सफाई जो हमारे हैवी सिल्टिंग हो जाने के कारण ये नहरें पानी नहीं ले पा रही थी, इन पे हमने पोकलिन और जेसीबी के माध्यम से जिस वक्त काम कराया तो 45 किलोमीटर लंबी में नहर के टेल में फ्लडिंग होने लगी थी। 2 रजवाहें थी जिस पे हमने बहुत अच्छा कार्य कराया और टेल पे फ्लडिंग हुई। रेत 4 वर्ष 5 वर्ष मैंने अपने आप को लखनऊ में रखा। लखनऊ में रहते हुए मेरे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मुझे उसमें बहुत सफलता भी मिली। पुनः मेरी अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हुई। मुझे बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर और अर्जुन सहायक परियोजना में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। दोनों जगह मैंने कार्य किया। फिर मेरी प्रोन्नति हुई मुख्य अभियंता के पद पर, तो पुनः मैंने स्वेच्छा से अपनी पदस्थापना सरयू परियोजना में मांगी और मुझे प्राप्त हुई। यद्यपि सरयू परियोजना उस समय काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी, अनेकों गैप्स सरयू मुख्य नहर में थे। हर वक्त हम लोगों पर नौकरी का निलंबन का एक दबाव बना रहता था कि कार्य में अगर हमने प्रगति नहीं दे पाए तो हमें सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन तब भी हमें मुख्य अभियंता की हैसियत से मुझे इतनी अच्छी टीम मिली सबॉर्डिनेट्स की, बहुत अच्छे अधिकारी मुझे मिले, बहुत अच्छे अधीक्षण अभियंता मुझे मिले, बहुत अच्छे अधिशासी अभियंता मुझे, नाम का उल्लेख करना मुझे अभी आवश्यक नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उनको धन्यवाद जरूर दूंगा कि उनकी वजह से मैं बहुत अच्छी प्रगति देने में कामयाब रहा। 2 वर्ष का मेरा कार्यकाल सरयू परियोजना पे रहा। हम लोगों ने प्रथम वर्ष में लगभग 760 करोड़ का काम कराया। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सरयू नहर परियोजना द्वितीय गोंडा, और दूसरे वर्ष 1164 करोड़ का मैंने कार्य अकेले सरयू परियोजना द्वितीय में कराया। ये 1164 का जो कार्य है, शायद प्रदेश में प्रथम बार इतना अधिक खर्चा किसी एक संगठन का होना चाहिए। यद्यपि मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन मैं ये सब कर पाने में सफल रहा सिर्फ और सिर्फ मेरे अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और नव नियुक्त सहायक अभियंता। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि हमको बहुत सारे ब्रिजेस का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कराना है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत से क्राइटेरियाज पुराने इशूड हैं, सरयू नहर क्राइटेरिया, गंडक क्राइटेरिया, मध्य गंगा क्राइटेरिया, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो डिज़ाइन इसमें बताए जाते हैं, ये मैसोनरी स्ट्रक्चर्स के हैं, इसको पुनरीक्षित किया जाना भी आवश्यक है। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ ये आरसीसी स्ट्रक्चर्स तैयार कराए जा रहे हैं, बनाए जाते हैं, जो स्लीक और अच्छे और मजबूत रहते हैं। पूर्वांचल की सॉइल भी हमारी इतनी कमज़ोर है कि हमको राफ्ट फाउंडेशन इसमें देना पड़ता है। हमने आरसीसी के राफ्ट अबैटमेंट पियर्स के कार्यों को कराया। इसी दौरान हमने देखा कि एनएचएआई के कुछ ब्रिजेस रेक्टेंगुलर बैरल्स पे बन रहे हैं। इस पे जब हमने देखा तो हमने इसको अपने यहाँ संगठन में अप्लाई किया। मेरे सहायक अभियंता सीधे संपर्क में मेरे रहते थे। इन्होंने जैसा मैंने बताया वैसा उससे 2 कदम आगे बढ़ करके इन्होंने कार्य किया। बहुत ही यंग असिस्टेंट इंजीनियर्स थे, थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, इन्होंने किया। ये मेरे मेमोरी कार्ड थे, ये मेरा ब्रेन थे, जैसा मैंने गाइड किया वैसे इन्होंने कार्य किया। और हम लोगों ने बैरल टाइप जिस वक्त ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किए, कॉस्ट में लगभग 35% की सेविंग हो गई। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस बात से खिन्न हो गए कि उनकी कॉस्ट ऑफ एग्रीमेंट कम हुई। ईश्वर की कृपा थी,
उसके बाद मेरी प्रोन्नति मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर हो गई, स्तर 1 के पद पर हो गई और मेरी पदस्थापना परिकल्प एवं शोध में हो गई। कुछ दुखी था, बुरा लग रहा था, लेकिन 2 साल का जो रिगोरस मेहनत करके हमने परियोजना को आगे बढ़ाया था, उसमें मेरा शरीर भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे परिकल्प एवं शोध लखनऊ में बैठाया गया और मेरे को लगभग 1 सवा साल यहाँ पर कार्य करते हो गया। सेहत को मैंने ठीक अपना कर लिया। इस दौरान मैंने देखा कि मेरे यंग इंजीनियर्स जो हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्षेत्र पर रहते हुए मैंने देखा कि मेरे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, कहना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन नहरों का एल सेक्शन भी सही तरीके से नहीं बना पाए थे। तो इसलिए मुझे ये महसूस किया कि मुझे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने वाल्मी और एकेडमी में ट्रेनिंग्स, तो हमारी वाल्मी में तो पहले से चल रही थी, एकेडमी में ट्रेनिंग एकेडमी मैंने प्रारंभ कराने का प्रयास किया। इसमें हमारे विभागाध्यक्ष महोदय निरंजन साहब और AK सिंह साहब ENCDP का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इनके सहयोग से हमने दोनों जगह चालू किया। सबसे पहले मैंने इसमें कैनाल डिज़ाइन, एल सेक्शन ऑफ कैनाल, इसके कार्य को प्रारंभ किया। पढ़ाने का भी काम, टीचिंग का कार्य भी मैंने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में किया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये पर्याप्त नहीं है। ये एक मैसेज पूरा नीचे तक जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश का इरिगेशन डिपार्टमेंट, जहाँ इतने अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास इरिगेशन के हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हमारे विभाग को ये आगे बढ़ाएं। इसी प्रयास में थोड़ा सा मैं काफ़ी दुखी रहता था, क्योंकि हर आदमी अपने आप को योग्य समझता है। मैं भी अपने आप को योग्य समझता रहा और मुझे ये महसूस होता रहा कि योग्यता के मुताबिक मुझे कार्य नहीं मिल पा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ईश्वर जो सोचता है वहां तक हम नहीं सोच सकते हैं। जब मैं ENC ऑफिस में मैं बैठता था तो कतिपय हमारे यंग साथी, हमारे यंग बच्चे की उम्र के लोग मेरे पास आकर के बैठना शुरू किए। मैंने प्रतिदिन उनसे थोड़ा ना थोड़ा डिज़ाइन में, कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू की और उसी बीच में मेरे दिमाग में ये एक माध्यम सूझा कि इस माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं और इसको मैं डिज़ाइन की जितने जानकारी मुझे है मैं आप लोगों तक मैसिव रूप में पहुंचा सकूं। डिज़ाइन ऑफ ब्रिज की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है और हमारे फील्ड के ऑफिसर्स इतने बिजी हैं कि उनके पास इतना समय भी नहीं है कि जब मैं बता रहा हूं उस समय वो सुने। लेकिन जब उनको आवश्यकता होगी उस समय इसको निकालने, वो ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैंने यूट्यूब का माध्यम इस्तेमाल किया हुआ है। मैं यहाँ आपको एल सेक्शन, डिज़ाइन ऑफ एल सेक्शन के तो मैंने लगभग 8 एपिसोड्स जारी कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा प्रोफेशनल चैनल नहीं है, मैंने ये एजुकेशनल चैनल बनाया है इरिगेशन डिपार्टमेंट की मदद के लिए। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे यंग ऑफिसर्स इसको आगे जरूर लेकर के जाएंगे। यदि वो मुझे जानते हैं तो मेरा नंबर ले लें और यदि मेरी कहीं कमी दिखाई देती है तो मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोगों की सुविधा के लिए इस माध्यम का मैंने इस्तेमाल किया है। ये जीवन पर्यंत आप लोगों के पास में रहेगा। जिस दिन जहाँ भी आपको निर्माण की आवश्यकता हो, इसे आप ओपन करें, इसे देखें और इसके हिसाब से कार्य करें, इसको आप आगे बढ़ाएं। और इसका आधार मैंने मुख्य रूप से लिया है IS और IRC कोड का। हमारे पास सरयू क्राइटेरिया, गंडक क्राइटेरिया हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन अगर हम कहीं कभी गलती करते हैं तो इसका आधार हमारे लिए काम नहीं आएगा। उसमें बताई हुई गलती को कोई भी हमारा आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन IS कोड या IRC कोड में कोई गलती पाई जाती है, उसके आधार पर हम काम करते हैं तो उसके लिए हम दोषी नहीं माने जाएंगे। और हमारे को विभाग में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी काम है। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरे इन एपिसोड्स को सर्च करने में आपको ना मिल पाए। अगर आप इसे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो लाइफ में जब भी आपको आवश्यकता होगी बहुत जल्दी से इसे निकाल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शांति से बैठ करके, ना कागज लेने की ज़रूरत है, ना पेन लेने की ज़रूरत है, ना कुछ लिखने की ज़रूरत है। आप मेरे एपिसोड्स को देखें, उसे सुने और यदि थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते चले जाएं तो आपकी सोच, आपका जो व्यक्तित्व है ऑटोमेटिकली उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले सारे निर्णय आपको कार्य के हित में और आपके हित में प्राप्त होंगे।
मैं अपना ये एपिसोड चालू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये मैं ब्रिज डिजाइन का पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ। ये दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन ऑफ स्मॉल ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। और ये गाइडलाइंस मैंने SP13 2004 से ली हुई है। ये IRC का स्पेशल पब्लिकेशन है। तो पहले मैं बताऊं ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या है? ब्रिज इज ए स्ट्रक्चर हैविंग टोटल लेंथ अबव 6 मीटर between the inner faces of dirt walls for carrying traffic or other moving loads over a depression or obstruction such as a channel, road or railway। जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारा आता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा 6 मीटर से अधिक का होता है, तब हम उसे ब्रिज कहते हैं। ये इनर फेसेस ऑफ डर्ट फॉल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि अबटमेंट टू अबटमेंट अगर डिस्टेंस ओपनिंग मुफार जो अगर हमारा कैनाल का या वह 6 मीटर से अगर अधिक है, तब हम उसको ब्रिज की श्रेणी में रखते हैं। अब ब्रिजेस को डिफाइन किया हुआ इन्होंने माइनर और स्मॉल ब्रिजेस और कल्वर्ट में। तो माइनर ब्रिजेस क्या कहते, किनको कहते हैं? माइनर ब्रिज इज ब्रिज हैविंग टोटल लेंथ अप टू 60 मीटर। जो ऊपर का ब्रिज 6 मीटर दिखा हुआ है, अबटमेंट टू अबटमेंट डिस्टेंस अगर अब हमारा 60 मीटर्स का है, देन इट इज माइनर ब्रिज। और हम देखेंगे कि 60 मीटर के स्पान में हमारे इरिगेशन के कैनाल्स के लगभग ऑलमोस्ट सारे ब्रिजेस कवर हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस कवर हो जाएंगे। तो माइनर ब्रिज की श्रेणी में वो आएंगे। देन स्मॉल ब्रिजेस, यदि यही स्पान 10 मीटर से 30 मीटर तक का है, तो हम उसको स्मॉल ब्रिज है ब्रिज वेट ओवरऑल लेंथ ऑफ द ब्रिज बिटवीन इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल इज अप टू 30 मीटर एंड वेयर इंडिविजुअल स्पान इज नॉट मोर देन 30 मीटर। अगर 30 मीटर तक का स्पान है तो हम उसको स्मॉल ब्रिज कहते हैं। 30 मीटर से 60 मीटर तक स्पैन हो तो हम उसको माइनर ब्रिज कहते हैं। स्मॉल ब्रिज में एक बात और कही गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स, मतलब पीयर टू पीयर डिस्टेंस जो है, इंडिविजुअल स्पान जो है 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। देन कल्वर्ट। कल्वर्ट क्या है? कल्वर्ट इज ए क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हैविंग ए टोटल लेंथ ऑफ 6 मीटर और लेस between the inner faces of dirt walls or extreme ventway boundaries measured at right angles। तो अगर हम 6 कन्वर्ट इज क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर हैविंग अ टोटल लेंथ ऑफ 6 मीटर और 6 मीटर या उससे कम है, अबाउ 6 मीटर हम उसको ब्रिज कहते हैं, और बिलो 6 मीटर अगर है देन वी कॉल इट एज कल्वर्ट। तो ये हो गया माइनर ब्रिज है, टोटल स्पैन ऑफ 60 मीटर अप टू 60 मीटर, 30 मीटर टू 60 मीटर, इट इज माइनर ब्रिज। Below 30 meter, it is small bridge, and below 6 meter, it is culvert। Small bridge में the individual span should be 10, should not be more than 10 meters। तो अब देखेंगे small bridges और culverts, they can be of following types। हम small bridges को और culverts को, दो श्रेणी है small bridge और culvert को, हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं? तो ये जो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ SP13 2004 की है। ये गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस IRC का स्पेशल पब्लिकेशन है। तो ये हमारा सभी जगह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कहीं भी इसको हम मना ही नहीं कर सकते। तो RCC ह्यूम पाइप्स हमने देखा है, ब्रिजेस कल्वर्ट्स हम ह्यूम पाइप्स के लिए बनाते हैं। तो ह्यूम पाइप्स के लिए ये कह रहे हैं स्मॉल ब्रिजेस कल्वर्ट्स दे कैन बी मेड ऑफ स्मॉल ह्यूम पाइप्स। RCC स्लैब ऑन मैसोनरी और कंक्रीट अबटमेंट्स, अबटमेंट बनाए उसके ऊपर हम स्लैब डाल दें, इन बिटवीन हम पियर्स को रख दें। कभी कभी हम स्टोन स्लैब भी डालते हैं, अभी यह थोड़ा अपना ऑब्सोलेट हो गई है, ये प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं करते। जहां हमको स्टोन पत्थर मिल जाते हैं बड़े, हम लगाते हैं, बट अब ये प्रोसेस इस्तेमाल में नहीं आता है। RCC बॉक्स सेल स्ट्रक्चर्स, ये बैरल्स है जिसकी बात मैंने अपने थोड़ा सा छोटे से एक वीडियो में पहले कही हुई है कि RCC बॉक्स सेल स्ट्रक्चर्स भी हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। RCC ऑब्लिक मैसोनरी आर्चेस ऑन मैसोनरी कंक्रीट अबटमेंट्स एंड पियर्स। अगेन मैं कहूंगा कि अब RCC कंक्रीट अबटमेंट एंड पियर्स से हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, स्पेशली इन ईस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में हम जा सकते हैं, फाउंडेशन से स्ट्रांग है, वहाँ मैसोनरी अबटमेंट हम कर सकते हैं। स्टोन मैसोनरी के अबटमेंट्स और पियर्स वहाँ बनाए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ स्टोन उतना कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल है। बट ईस्टर्न यूपी में बिकॉज ऑफ लो बियरिंग कैपेसिटी हमको RCC पे जाना पड़ता है। तो स्टोन स्लैब्स कैन बी यूज्ड अप टू 2 मीटर स्पैन व्हेन गुड क्वालिटी स्टोन्स विद 200 mm थिकनेस आर अवेलेबल। ये स्टोन स्लैब की बात कर रहे हैं, हालांकि ये स्पेशल पब्लिकेशन की रिकमेंडेशन है, बट स्टोन स्लैब आप मत जाइए, आप जस्ट गो फॉर दी RCC स्ट्रक्चर। अब मैं ब्रिजेस को मैंने अपने हिसाब से 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। ये मैं अपने इस सीरीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो डिपेंडिंग ऑन द स्पान, माइनर ब्रिज, स्मॉल ब्रिज और कल्वर्ट कहा है, ये IRC पब्लिकेशन का कहना है।
मैंने आपको बताने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आई हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: कैनाल ब्रिजेस, ब्रिजेस ऑन ड्रेन्स और ब्रिजेस ऑन रिवर्स। ब्रिजेस ऑन रिवर्स हमको नहीं बनाने पड़ते हैं, एनएचएआई जाता है बनाता है। ब्रिजेस ऑन ड्रेन्स हमको कभी कभी बनाने पड़ते हैं, जो फ्लड के डिवीजन है वो ड्रेन्स का रखरखाव करते हैं, वहां पे हमको ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। पर सबसे पहले मैं कैनाल ब्रिजेस की बात करूंगा, इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, इसी के बारे में मैं कंस्ट्रक्शन का तरीका आपको बताऊंगा। एक बार हमने कैनाल ब्रिज को कवर कर लिया तो आप समझ लीजिए सिंचाई विभाग के इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑलमोस्ट 90% ब्रिजेस आपके कवर अप इससे हो जाएंगे। नाउ कैनाल ब्रिजेस, ऑल ब्रिजेस अक्रॉस कैनाल्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आईआरसी स्पेसिफिकेशन। हमको मालूम है कि आईआरसी स्पेसिफिकेशन से इसको हम डिजाइन करते हैं। Bridges combined with irrigation structures are normally designed for class A loading. Unimportant bridges are designed for class B loading. आजकल की तारीख में 70R क्लास 70R लोडिंग्स भी आती हैं। ये आपका जो भी लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन बोल रहा है उसके हिसाब से आपको जाना है। ये हमने विड्थ ऑफ रोड की बात करी हुई है 4.25 मीटर, ये थोड़ा सा पहले का क्राइटेरिया है। अब नाउ ये 5.5 मीटर के आसपास का बनाना बताया जाता है। इसके बारे में कुछ लिखित में इन राइटिंग मुझे लिटरेचर नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा मैं इस फिगर को अपडेट कर दूंगा। और डबल लेन के लिए 7.5 मीटर की विड्थ हमको रखनी पड़ती है। ये आप अपने हिसाब से कंफर्म करिए और चाहिए। अब मैं ब्रिज डिजाइन के बारे में शुरू करूंगा। ब्रिज डिजाइन के बारे में शुरू करने के पहले मैं इसके कंपोनेंट्स बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। तो कंपोनेंट्स के लिए मैंने ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें आपके हमने जो अलग अलग पोर्शंस बनाए हुए हैं। ये जो पोर्शन है कैनाल, इसमें छोटी सी आपको दिखाई दे रही है। ये पोर्शन आपका कैनाल का है, ये पोर्शन आपका कैनाल का है जो है। साथ में ये आपके जो वर्टिकल खड़े हुए हैं दोनों पियर्स कहलाते हैं। पियर्स के बराबर ये जो पोर्शन है ये अबटमेंट कहलाता है आपका। दो साइड दो अबटमेंट हो गए, दो पियर्स है। नॉर्मली हम ऑड स्पांस इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है ये बर्म कहलाती है। जब भी हम ब्रिज का स्पान डिसाइड करें हम ये कोशिश कर लें कि बर्म पे एक तरफ से दूसरी तरफ के जाने के लिए आदमी को व्यवस्था हो। तो बर्म को एज फार एज पॉसिबल यदि हम क्लियर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। ये दोनों साइड में देख रहे हैं छोटा सा पोर्शन है, ये हमारी लैंडविंग्स है। इस साइड भी है, इस साइड तो देखेंगे नंबर ऑफ लैंडविंग्स 4 हो जाती हैं। मैं अगर ये प्लान में आऊं नीचे तो प्लान में ये हमारी लैंडविंग्स है 1 2, इसी तरह की लैंडविंग्स 3 4 लेफ्ट पोर्शन में भी आएंगे। तो जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको ये 4 लैंड विंग्स देनी पड़ेंगी और ये जो है हमारी ये वाटर विंग्स आती हैं। 4 हमको वाटर विंग्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो 8 नंबर ऑफ विंग्स हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगी जस्ट टू कैटर द लोड ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से ये हमको बनाना पड़ेगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा ये प्लान बना हुआ है। प्लान में ये मैंने डेक स्लैब दिखाया हुआ है। ये ऊपर आपका ये पोर्शन ये डेक स्लैब का है। डेक स्लैब के दोनों तरफ ये अप्रोच स्लैब हमको देना पड़ता है जिससे कि हमारे डेक स्लैब को थ्रस्ट को बचाया जा सके। ये 4 हमारी विंग वॉल्स हो जाती हैं और विंग वॉल्स के बाद में ये जो पोर्शन है ये एग्जिस्टिंग रोड को दिखा दिया है मैंने। ये हमारी एग्जिस्टिंग रोड है, दोनों साइड एग्जिस्टिंग। हमने स्लैब को एग्जिस्टिंग रोड से कनेक्ट कर दिया है। नॉर्मली हमको ये जो विंग वॉल्स ले जाते हैं दोनों साइड की, ये जो विंग वॉल्स वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमको अप टू द डौला लेकर के जाते हैं। मिडिल ऑफ द डौला पे ले जाकर के ये हम लैंड विंग्स को फिनिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा पार्ट हो गया है जिस पे आदमी खड़ा है, ये बर्म है हमारा, ये डेक स्लैब है हमारा, अप्रोच स्लैब ये हो गया हमारा, एग्जिस्टिंग रोड ये हो गई हमारी, ये हमारा अबटमेंट है आपका, ये हमारे 2 पियर्स हैं, ये और ये कैनाल सेक्शन है हमारा। ये हमारा कैनाल है, इस तरह से ये फ्लो हो रही है। और ये हमारी है वाटर विंग्स, ये है हमारी लैंड विंग्स। जहां भी इन दोनों चीजों में हम कंजूसी करते हैं, अवॉइड करते हैं, वहां स्ट्रक्चर हमारा परेशानी क्रिएट करता है। तो ये है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रिज। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इसी तरह का पहले होता था। आप देख रहे हैं कि हर पियर के नीचे एक फाउंडेशन, उसकी अपनी एक फाउंडेशन है, एक इधर है एक इधर है, एबटमेंट की फाउंडेशन इधर है। अब इस पियर का पूरा लोड स्लैब में जो ट्रैफिक लोड है वो आकर के इस फाउंडेशन से अर्थ को ट्रांसफर होता है। अब बियरिंग कैपेसिटी जब यहाँ की हमारी ईस्टर्न यूपी में कम पड़ती है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसी फाउंडेशन को, इंडिपेंडेंट फुटिंग को हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोड बेयरिंग प्रेशर बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि वाटरवे, वाटरवे क्या है। वाटरवे दोनों अबटमेंट के बीच का डिस्टेंस है।
ये हम इसको हम वाटरवे कहते हैं। ये हमको कितना प्रोवाइड करना है, ये हमको बताने के लिए हमारे अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं। गंडक क्राइटेरिया बना हुआ है, सरयू क्राइटेरिया बना हुआ है, मध्यगंगा क्राइटेरिया है। तो उनमें ये प्रोविजन दिया हुआ है आपका बी प्लस डी, जहाँ बी बेडविड्थ है, डी है वाटर डेप्थ, या बी प्लस टू डी भी दिया है कहीं पे, कहीं पर बी प्लस डी बाई टू दिया है, कहीं किसी केस में बी प्लस टू डी प्लस टू एफ है, एफ जहाँ फ्री बोर्ड है। बट ये सारे हैं, दे आर एज पर क्राइटेरिया इश्यूड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी। ये क्राइटेरिया यूपी ने इशू किए हैं, नो डाउट, बट दे आर वेरी ओल्ड, नियरली 25 ईयर्स ओल्ड। सो आज की तारीख में ये वैलिडेट नहीं हो पाते हैं, तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसको मत करिए। ऐसे गाइडलाइन दिमाग में छोटी सी बात रखना चाहें तो रख लीजिए, अदरवाइज यू डोंट प्रोवाइड अबटमेंट और वाटरवे अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलेज। तो हम क्या करेंगे अब, उसके लिए आपको एक ही हम ये कोडल प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा, क्लियर वाटरवे एक्सक्लूडिंग विड्थ ऑफ पियर शेल नॉट बी लेस देन बी। बी हमारी बेड विड्थ है। जैसे हमने ये हमारा बनाया है, नहर बनाई है, कैनाल बनाई है, हम जो ये अबटमेंट रखेंगे तो इन अबटमेंट के बीच का डिस्टेंस, हमने दो पियर भी रख दिए, ये हमने दो पियर बन गए, तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लेते हैं, मान लीजिए एल। एल माइनस ये एक पियर की विड्थ है 1 P1 और दूसरे की विड्थ है हमारी P2, L1 माइनस P1 माइनस P2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B, जहां B वेट ऑफ वाटर है। मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो उसमें हम पियर की विड्थ को हटा देंगे, वो कैनाल की बेड विड्थ से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है, हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, हम इसको रखेंगे, ये कोर्ट का क्राइटेरिया है। SP13 इस बात को कह रहा है, इसलिए हमको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है, आपको डिसाइड करना है, जो डिजाइनर होता है, जो क्या नाम से आपका इंजीनियर इंचार्ज होता है, उसी के लिए ये सारी चीजें है। अब इसके लिए हमको साइट सिलेक्शन की जब तक बात आती है, वैसे तो जहां भी रोड हमारी कैनाल को क्रॉस करेगी हमको साइट सेलेक्ट करनी है, बट फिर भी अगर हमारे पास साइट सिलेक्शन का थोड़ा सा अगर ऑप्शन है, तो हम सिलेक्शन ऑफ साइट इस हिसाब से करेंगे। सिलेक्शन ऑफ साइट, नॉर्मली सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कलवर्ट्स एंड स्मॉल ब्रिजेस ऑन और स्मॉल ब्रिजेस ऑन कैनाल्स इज गाइडेड बाय रोड अलाइनमेंट। नॉर्मली इट इज गाइडेड बाय रोड अलाइनमेंट, जहां रोड है वहीं पर ही बनेगा। बट फिर भी अगर हमारे पास कोई चॉइस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी टेकन एट द स्ट्रेट रीच ऑफ द कैनाल, जहां कैनाल और रोड हमारी स्ट्रेट है वहां पर हम इसको लें। और सफिशिएंटली डाउनस्ट्रीम ऑफ द बैंड्स, अगर कहीं बैंड आ रहा है तो इसके पर्याप्त मात्रा में इसके डाउनस्ट्रीम में डाल करके उस साइड को सेलेक्ट करें। सफिशिएंटली अवे, कहीं अगर दो कैनाल्स आकर के मिल रही हैं, मान लीजिए एक कैनाल ये जा रही है, दूसरी कैनाल यहाँ पे आकर के मिल रही है, तो बेहतर है इस जंक्शन से हम दूर हट करके इसको बनाए, तो यहाँ बनाए तो यहाँ बनाए, अगर हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। और स्क्वायर क्रॉसिंग को ये हमारा प्रोवाइड कर देगा, विच मेक्स अप्रोच फिजिबल ऑन दिस। बस ये हमारे सिलेक्शन साइट के लिए हमको देखना है।